11 14 चैप्टर ह्यूमन न्यूट्रिशंस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन न्यूट्रिशन। और ह्यूमन न्यूट्रिशंस का मतलब क्या होता है कि जो भी फूड हमारा हम अपने बॉडी में इंटर करते हैं, वो फूड का जब वो इंटर होती है तो उससे जो हमें न्यूट्रिशंस मिलती है, उसका जो प्रोसेस है, कैसे वो हमारे बॉडी में जाती है वो फूड, और कैसे हमारे बॉडी में यूटिलाइज होती है, उसका ब्रेकडाउन होता है और वो न्यूट्रिशंस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो भी ऐसा एक प्रोसेस जिससे जो फूड सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाए, एक ऐसा फूड, वो जो फूड है वो ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए जिससे कि हम उसे कंज्यूम एंड यूटिलाइज कर सकें। और WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है कि न्यूट्रिशन इज ए इनटेक ऑफ फूड कंसीडर इन ए रिलेशन टू द बॉडी डाइटरी नीड्स। मतलब जो भी हम फूड इंटर करते हैं वो हमारे बॉडी की डाइटरी नीड्स होती है, हमें उस फूड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो फूड जो होता है हेल्दी ह्यूमन के लिए, वो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर्स एंड फाइबर्स इन एडोक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये सारे चीज़ें जो है ऑर्गेनिक मटेरियल है और ये हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। एक एडोक्वेट अमाउंट मतलब कि जितने हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट हो है उतने अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जो टर्म है न्यूट्रिशंस का, इसके अंदर इंक्लूड होता है प्रोसेस लाइक इजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन मतलब कि जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारे माउथ के थ्रू इंटर होती है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो उसको बोलते हैं इंजेशन। और डाइजेशन किसको बोलते हैं? डाइजेशन मतलब हमारा फूड जब गया हमारे स्टमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये जो प्रोसेस होगा उसको डाइजेशन बोलते हैं। फिर वो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिससे कि हम उसको ऑब्जॉर्व कर सकें, तो वो क्या हो जाता है? ऑब्जॉर्प्शंस। और ये ऑब्जॉर्प्शंस का काम करते हैं हमारे सेल्स एंड टिश्यू करते हैं। फिर एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मतलब वो जो सेल टिश्यू ने ऑब्जर्व किया है उसको स्टोर करते हैं और जो भी हमारे ऐसे ऑर्गन्स है या बॉडी ऑर्गन सिस्टम है उधर तक पहुँचाते हैं जहाँ पर उनको रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। तो और ईजेशन है। ईजेशन मतलब जो भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो तो यूज़ हो गई, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वेस्ट है, उसको एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। एंड फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। जो फूड है हमें प्रोवाइड करती है एनर्जी, और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? एक ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलती है। वो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या थी जो हमें फूड से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर्स। ये सब चीज़ें क्या है? एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर में ये हेल्प करती है। विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायरिंग स्मॉल क्वान्टिटी। ये सब चीज़ तो एक बार ठीक है, बट जो विटामिन एंड मिनरल्स है हमें स्मॉल क्वांटिटी में ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई चीज़, जो भी चीज़ है जो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाने लगती है। इसलिए विटामिन एंड मिनरल्स भी हमारे बॉडी में एक लिमिट के हिसाब से ही हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, और हमें उसे स्मॉल क्वान्टिटी में ही रोज़ लेना चाहिए अगर हम लेते तो। इज़ ए गुड फॉर हेल्थ एंड द फूड दैट इज़ ए कंज्यूम नीड टू बी प्रोसेस बिफोर इट यूटिलाइज। जो भी हम फूड खाते हैं वो तब तक हम कंज्यूम एंड यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक वो उस फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, ब्रेकडाउन होकर, जिस फॉर्म में हमारे बॉडी को ज़रूरत है। फिर इधर पे आता है कि डाइजेशन। फिर डाइजेशन इज ए डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजेबल नॉन ऑब्जर्वेबल फूड सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल डिफ्यूजेबल एसिमिलेबल सब्सटेंस। मतलब कि हम जो भी फूड खाते हैं वो इस फॉर्म में नहीं होता है जिस फॉर्म में हमारे टिश्यू और हमारे जो सेल्स है इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो उसको कंज्यूम करें और यूटिलाइज करके और भी जो बॉडी पार्ट्स है उधर तक पहुंचा सके। तो हमें उसको वैसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है डाइजेशन करके। तो जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजेबल एंड नॉन ऑब्जर्वेबल फूड सब्सटेंस जो में रहते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है डाइजेशन के थ्रू सिंपल डिफ्यूजेबल एंड एसिमिलेबल सब्सटेंस में। फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आते हैं? डाइजेशन तो हमें पता है कि डाइजेशन के में हमें करना होता है क्योंकि उसको फूड को कन्वर्ट करना है, डाइजेस्ट करना है। तो डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल एंड उसके साथ उसके एसोसिएट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा पाइप होता है वैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, और वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, और माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड हो जाता है। ये हमारा एनस है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। ये पूरा जो माउथ से स्टार्ट होता है ऐसे से फिर वो जाता है और एनस पे ख़त्म होता है। तो इसका जो लॉन्ग जो है वो कितना लॉन्ग होता है? वो 8 to 10 मीटर का होता है पूरा। और इसके साथ और भी ऑर्गन्स आते हैं, उसको मिलाकर उनके सारे लेंथ को मिलाकर ये पूरा 8 से लेकर 10 मीटर तक लॉन्ग होता है। और इसके साथ जो उसके ग्लैंड भी आते हैं और उसके साथ ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में। एंड इसमें आता है फर्स्ट तो माउथ से स्टार्ट होता है, तो हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ जो है उसको ओरल या बकल कैविटी भी बोलते हैं। एंड ये बाउंडेड होता है फ्लैसी लिप्स से। मतलब कि जो फ्लैसी लिप्स हमारे ऊपर हमारे लिप्स होते हैं वो उसको बाउंड करके रखते हैं उस बकल कैविटी को। हमारा ये पूरा बकल कैविटी उसको बाउंड करने का काम क्या करते हैं? ये बाउंडेड बाय फ्लैसी लिप्स। इट्स साइड वॉल जो है उसको क्या बोलते हैं? चिक बोलते हैं। एंड रूफ इज़ अ फॉर्म बाय प्लेट
पैलेट बोलते हैं। जो रूफ होता है उसको ऊपर का पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, टंग के ऊपर का, उसको पैलेट बोलते हैं। इज़ ए फ्लोर बाय टंग और इट इज़ द इंटरनली लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारा बकल कैविटी होता है उसमें इंटरनली लाइन होते हैं जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। उस म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये उसको थोड़ा वाटरी टाइप का थोड़ा गीला गीला रखने का काम करता है, जिससे हमारा जो माउथ है वो हमेशा वो गीला हो रहता है। और उसमें जो भी फूड सब्सटेंस अगर कोई जाता है तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन सलाइवा रिलीज़ करने लगता है और उसको बोलस के टाइप में कन्वर्ट कर देता है उस फूड सब्सटेंस को, जिससे वो इजीली ओसोफेगस में जाए और डाइजेस्ट हो। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो ओपन होता है हमारे बकल कैविटी में। बकल कैविटी मतलब हमारा माउथ। फिर बात आती है टीथ की। टीथ जो होता है वो 32 टीथ प्रेजेंट इन बकल कैविटी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बिगिन। एडल्ट ह्यूमन बिगिन में 32 टीथ होते हैं। इंडेंटेशन इज ए डिस्क्राइब अस थिकोडेंट, डिफोडेंट एंड हेटेरोडेंट। मतलब कि टीथ के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप होते हैं। थिकोडेंट, डिफोडेंट एंड हेटेरोडेंट इज कॉल्ड एज थिकोडेंट टाइप बिकॉज ईच टीथ इज फिक्स्ड इन ए सेपरेट सॉकेट प्रेजेंट इन जाओ बोन। और जिस टाइप से वो जॉइन होती है वो हमारा टीथ जो उस मसल से सॉकेट जॉय से जाओ बोन जो होता है उससे जॉइन होती है उसको बोलते हैं जोम्फोसिस टाइप ऑफ जॉइंट। जोम्फोसिस टाइप ऑफ जॉइंट्स एंड मतलब कि जो हमारे मसल्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं हमारे टीथ में, उस टीथ के ऊपर, उस मसल्स के ऊपर वो जो टीथ प्रेजेंट होता है वो टीथ जो है वो जो नीचे का पार्ट क्या है वो सॉकेट है जाओ बोन्स का, जिसके ऊपर टीथ प्रेजेंट होती है। तो वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थीकोडेंट बोलते हैं। और किस टाइप से वो जॉइंट होती है, थीको जोम्फोसिस टाइप ऑफ जॉइंट्स उसमें प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो जॉइंट होते हैं। एंड इन आवर लाइफ टाइम वी गेट ओनली 2 सेट ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ये किसके टाइप है, हमारे डिफोडेंट। डिफोडेंट मतलब कि 2, डाई मीन्स 2, तो डिफोडेंट मतलब कि 2 टाइप ऑफ टीथ हमारे ऑल लाइफ जब तक हम जिंदा होते हैं तो 2 ही टीथ हमारे बकल कैविटीज़ में मतलब आती है। वो फर्स्ट टीथ है मिल्क टीथ, जो कि हम चिल्ड रहते हैं उस टाइम मिल्क टीथ हमारे बकल कैविटी में होती है। जब मिल्क टीथ टूट जाती है तो हमारे जो भी टीथ हमारे दांत में आती है वो परमानेंट टीथ होती है और इट इज़ कॉल्ड डिफोडेंट डेंटेशंस। एंड वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, हैंस आर हेटेरोडेंट टाइप टीथ, मतलब इंसीरियर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो जो ये 4 टाइप्स के टीथ जो है वो किसका, हेटेरोडेंट को बोलेंगे। तो ईच हाफ ऑफ इच जॉ हैज़ 2 इंसीरियर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। मतलब कि जो ये होते हैं उसमें एक साइड 16 होते हैं, मतलब जो नीचे कितने होंगे 16 और ऊपर कितने होंगे 16। तो इसमें जो 2 इंसीरियर हो गए, 1 कैनाइन हो गए, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर हो गए। इस सबको मिलाकर ये हमारे 32 टीथ बनाते हैं हमारे पूरे वोकल कैविटी में। और डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन कैन बी रिप्रेजेंट अस। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेंटल फार्मूला को, इधर पे जैसे कि इसमें बताया है इंसीरियर को किससे दिखाएंगे, आई से। और ये 2 है तो ऊपर भी 2 रहेंगे तो नीचे भी 2 रहेंगे। और कैनाइन भी ऊपर 1 नीचे 1, प्रीमोलर भी 2, फिर मोलर 3। तो ये सबको मिलाकर 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3 कितना हो गया, 8 ऊपर 8 नीचे। तो फिर 8 इसको हम लोग इंटू कर लेंगे 2 से और इसको भी 2 से, तो क्या होगा 16 हो गया। और 16 को इंटू करेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 32 टीथ हो गए। मतलब 8 तो थे, ये कितना हो गया 8 हो गया। फिर 8 का इंटू 2 है तो 8 का इंटू 2 से करेंगे तो कितना होगा 16 एंड टोटल हमारे पास 32 टीथ प्रेजेंट रहेंगे। फिर आती है इस डायग्राम की जो टूथ एनाटॉमी है। इसमें इनेमल क्या है, ये ऐसा पार्ट होता है जो कि हम फूड खाते हैं तो ये ऐसा हार्ड पार्ट होता है हमारे पूरे होल बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, उसको इनेमल बोलते हैं। और इनेमल का काम क्या होता है, जो भी हम फूड खाते हैं उसको मतलब ब्रेक डाउन करने का काम करता है ये। और डेंटिन ये जो रहता है ये एक वैसा पार्ट है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द कैविटी लग जाती है, ऐसे डेंटेशन वाला पार्ट। फिर पल्प है, मतलब कि एक नस के टाइप का होता है जिससे हम मोस्टली देखे होंगे कि दांत टूटता है तो उसके ऊपर अंदर एक कुछ खाली जगह होता है और उससे मतलब मोस्ट ऑफ हम जीभ से टच करते हैं तो कुछ ऐसा फील होता है हमें, तो वो क्या रहता है, वो पल्प रहता है हमारा। फिर जम आता है, तो मतलब जिसके थ्रू वो जो पार्ट पूरा जब अंदर जाओ बोन में जब वो पूरा गया रहता है वो क्या होता है, जम होता है। ऊपर का पार्ट हमें कौन सा पार्ट दिखता है, बस ये वाला पार्ट दिखता है, क्रोन वाला पार्ट दिखता है। एंड नीचे जो रूट में गया रहता है वो पार्ट जो है वो ये वाला पार्ट है, रूट वाला पार्ट है जो हमें नहीं दिखता है। और नीचे इसमें बोन प्रेजेंट होते हैं, रूट कैनाल होते हैं। रूट कैनाल ये है जो कि अटैच होते हैं, इसलिए हमें दर्द होता है। अगर ये ना हो तो इजीली हमारा जो टीथ है वो निकल जाएंगे और हमें पेन भी नहीं होगा। तो ये होता है, ये हमारे मतलब बकल कैविटी से अटैच होते हैं। इसके वजह से जब ये टीथ हमारे टूटते तो हमें पेन होता है। एंड नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे नर्व्स भी लगे जो सेंसेशन
प्रोवाइड करते हैं एंड ब्लड वेसल्स भी होते हैं इधर पे, जो इसके ब्लड वेसल्स के थ्रू इसके अंदर ब्लड जाते रहते हैं। फिर आता है कि जो टीथ होता है, ए टूथ कंसिस्ट ऑफ ए पोर्शन दैट प्रोजेक्ट अबव द जम कॉल्ड द क्रोन्स एंड द रूट दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 और 3 प्रोजेक्शन। जो हमारा रूट है वो 2 या 3 प्रोजेक्शन से बना था, जो कि उसको पूरी तरह से एक उसे हमारे जॉइंट सॉकेट जॉइंट बोन होते हैं उससे अटैच करके रखता है। और विच आर एम्बेडेड इन जम एंड शॉर्ट नेक कनेक्टेड द क्रोन विद द रूट एंड द क्रोन इज ए कवर्ड बाय हार्डेस्ट सब्सटेंस। जो हमारा क्रोन है वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस से बना रहता है, और वो हमारे बॉडी का हमारे पूरे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। जो टीथ के ऊपर वाला पोर्शन होता है जो वाइट वाइट दिखता है उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और वो किससे बनाता है, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है। और जो उसका बेसिक शेप होता है वो उसको डेंटिन बोलते हैं। एंड क्लासिफाइड कनेक्टिव टिश्यू, पूरे उसके अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू से वो अटैच होता है। एंड देन डेंटेज इनक्लोज दिस कैविटी कॉल्ड पल्प कैविटी। जो कैविटी से क्लोज रहता है उसको पल्प कैविटी बोलते हैं, और वो फील्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू से। और जो पल्प होता है वो किससे पूरा भरा रहता है, वो ब्लड वेसल्स से पूरा भरा रहता है। ब्लड वेसल्स एंड नर्व से भरा रहता है। यहाँ पे नर्व्स अटैच होते हैं और ये पूरे हमारे सरफेस से अटैच होता है, जिसकी वजह से ही जब टीथ टूटती है तो हमें पेन होता है। And pulp cavity has extension in the root of the tooth called the root canal, and the dentin of root is covered by सिनेटम्स एंड बोन लाइक सब्सटेंस दैट अटैच। बोन लाइक जो सब्सटेंस उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं उसको अटैच होते हैं द रूट ऑफ द सराउंडिंग सॉकेट इन जम। जो रूट जैसे बोन जैसे पार्ट्स उधर पे प्रेजेंट रहते हैं लाइक सब्सटेंस होते हैं, वो अटैच होते हैं डायरेक्ट हमारे रूट से। और वो जो होता है वो रूट किससे अटैच होता है, वहाँ पर सराउंडिंग में जो सॉकेट जा होता है जिसको जम बोलते हैं वो उससे अटैच होता है। द स्टडी ऑफ टीथ रिप्रेजेंट, जो भी हम स्टडी करते हैं टीथ के बारे में तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब अरेंजमेंट करना, जैसे टीथ का नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं टीथ के, उसका डेवलपमेंट कैसा होता है एक्सेट्रा। जो भी हम मतलब टीथ के बारे में स्टडी करते हैं उसको डेंटेशन बोलते हैं। या जो भी डेंटेशन, जो भी हम टीथ के बारे में स्टडी करते हैं उसको डेंटेशन बोलते हैं। और जो भी टीथ का डॉक्टर होता है उसको डेंटिस्ट बोलते हैं। एंड टंग की बात करें तो टंग एक मैस्कुलर मतलब मसल से भरा हुआ फ्लैशी ऑर्गन होता है। एंड रफली ट्रायंगुलर, मतलब कि वो ट्रायंगल के शेप में होता है। लाई अलोंग द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी के फ्लोर पे होता है वो। और अपर सरफेस जो होता है उसके अंदर टंग पे, वो उसके अंदर न्यूमेरस प्रोजेक्शन होते हैं छोटे छोटे, जिसको पेपिलियाई बोलते हैं। एंड वो पेपिलियाई वो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो कि टेस्ट करने में, हम जो भी चीज़ें फूड्स खाते हैं तो हमें वो टेस्ट आती है हमें उस फूड की कि वो कैसा है उसका टेस्ट, तो वो किसके थ्रू आती है, हमारे वो पेपिलिया जो प्रेजेंट होते हैं सेंसरी रिसेप्टर टंग के ऊपर, उसके वजह से आती है। फिर आता है फेरिंग्स। जो हमारा फेरिंग्स है, फेरिंग्स में बकल कैविटी लीड टू ए शॉर्ट फेरिंग्स। फिर बकल कैविटी है तो बकल कैविटी के बाद वो हमारे कोई भी फूड सब्सटेंस है वो फेरिंग्स। द बकल कैविटी लीड टू ए शॉर्ट फेरिंग्स। Pharynx is a common passage for food and air. The upper region of pharynx is called trachea. एंड द फेरिंग्स ओपन इनटू ट्रैचिया थ्रू ए ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटिस। मतलब कोई भी हम लोग फूड खाए वो फूड हमारे फेरिंग्स में जाएगा। एंड फेरिंग्स में बकल कैविटी के बाद वो फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, जहाँ पर फूड एंड एयर दोनों के पाइप होते हैं, वो उसका कॉमन पैसेज फेरिंग्स को बोला जाता है। एंड द अपर रीजन जो होता है फेरिंग्स का वो ट्रैचिया आता है। फिर उसके अपर रीजन पे ट्रैचिया आता है जिसे हम एयर पाइप बोलते हैं, विंड पाइप। एंड उसके पीछे जो होता है वो एसोफेगस होता है, फूड पाइप। द फेरिंग्स ओपन इनटू ट्रैचिया। फेरिंग्स कहाँ पे ओपन होता है, फेरिंग्स हमेशा ओपन होता है ट्रैचिया में थ्रू ए ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटिस्ट। और वो जो एयर का जो पाइप होता है मतलब ट्रैचिया होता है वो किसके थ्रू ओपन होता है, उसका ओपनिंग क्या है, ग्लोटिस्ट होता है। पर ग्लोटिस्ट के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है लीफ के टाइप का, उसको इपीग्लोटिस्ट बोलते हैं। इपीग्लोटिस्ट का काम क्या रहता है, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैचिया। एंड द लोअर रीजन ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड ओरोफेगस एंड ओरोफेगस ओपन इनटू ओसोफेगस थ्रो गल्स। मतलब जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारे फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से जाने के बाद हमारे विंड पाइप में जाएगा। फिर विंड पाइप में जो ग्लोटिस्ट प्रेजेंट रहता है वो ओपन, वो किसके जब ओपन होगा, इपीग्लोटिस्ट जब उसको ओपन करेगा तो फूड जो रहता है वो ग्लोटिस्ट के थ्रू फेरिंग्स ट्रेचिया में जाएगा। फिर वो ट्रेचिया जो है उसमें जाने के बाद उसमें क्या होता है, स्वेलिंग का प्रोसेस होता है। फेरिंग्स
द बकल कैविटी लीड टू ए शॉर्ट फेरिंग्स. फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एयर एंड द अपर रीजन ऑफ फेरिंग्स इसको ट्रैचिया. जो फेरिंग्स होता है, हम जो भी फूड खाते हैं वो बकल कैविटी में जाने के बाद तो फेरिंग्स में जाता है. फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, क्योंकि वहाँ पर फूड और एयर दोनों के पाइप प्रेजेंट होते हैं. और जो विंड पाइप होता है जिसको ट्रैचिया बोलते हैं वो हमेशा आगे होती है, और जो अपर रीजन होता है फेरिंग्स का उसको ट्रैचिया बोलते हैं, और उसके पीछे क्या प्रेजेंट होती है ओसोफेगस जिसको बोलते हैं फूड पाइप. द फेरिंग्स ओपन इनटू ट्रैचिया. जो फेरिंग्स है कहाँ पर ऊपर होगी ट्रैचिया में, और उसका ओपनिंग क्या होता है ग्लोटिस्ट. और ग्लोटिस्ट को ओपन कौन करेगा इपीग्लोटिस्ट, जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है लाइक होता है, उसको बोलते हैं इपीग्लोटिस्ट. जो इपीग्लोटिस्ट का काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैचिया, कि वो खाना जो है वो ट्रैचिया में ना जाए. द रीजन ऑफ फेरिंग्स, जो लोअर रीजन होता है फेरिंग्स का उसको ओरोफेगस बोलते हैं. मतलब जो है फेरिंग्स के बाद ओरोफेगस आएगा, फिर ओरोफेगस कहाँ पे ओपन होगा अपने ग्लड्स में ओपन होगा, फिर ओसोफेगस आएगा. ओरोफेगस के ओपन कहाँ पे होता है ओसोफेगस में. थ्रो गर्ल्स एंड ओसोफेगस की बात करें तो ओसोफेगस जो होता है एक थीन मतलब पतला सा मस्कुलर ट्यूब होता है. वो कहाँ पर होता है हमारे ट्रैचिया के जस्ट पीछे होता है, बिहाइंड होता है, और वो उसका अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, और वो पास होता है हमारे नेक से एंड सेंट्रल एक्सेप्ट ऑफ रिब केज. हमारा रिब दो होता है, रिब केज उसके बीच में से वो पास होता है हमारे, ये बिहाइंड साइड होता है ट्रैचिया के. एंड पाइस इज द डायग्राम एंड जॉइंट द स्टमच. फिर वो कहाँ पर जाता है हमारे डायग्राम से तक मतलब ओसोफेगस जो रहता है, और जो हमारे स्टमच होता है उधर पे स्टमच से जाकर जॉइंट हो जाता है. फिर इट लाइन बाय म्यूकस सेल्स. उसके अंदर म्यूकस सेल्स होते हैं जो कि फूड को इजीली ओसोफेगस को पहुंचाने का काम करते हैं, और धीरे धीरे कि वो इजीली पहुंच जाए. एंड म्यूकस क्या होता है, म्यूकस उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो म्यूकस का काम करता है उसको लुब्रिकेट करना, जो पाथवे रहता है उसको लुब्रिकेट करना, जिससे कि फूड इजीली अंदर चली जाए, मतलब उसको स्मूथ मूवमेंट कराना म्यूकस का काम वो होता है. एंड हिस्टोलॉजिकली बोले तो ओसोफेगस इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स. मतलब कि जो ओसोफेगस हमारा रहता है उसके अंदर तो लेयर होंगे ही, तो वो जो लेयर होते हैं बहुत से ऐसे लेयर होंगे, 1 2 3 लेयर होंगे, तो उसमें से एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और सर्कुलर मसल्स होता है, उसके थ्रू वो जो पूरा ओसोफेगस है वो बना रहता है. द रैथमेटिक वे ऑफ कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्शंस ऑफ दिस मसल्स इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस. मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होना फिर रिलैक्स होना और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके वो फूड हमारे स्टमच के अंदर आ जाता है. वो जो मूवमेंट होता है उसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, दैट हेल्पिंग पैसेज ऑफ फूड थ्रू द ओसोफेगस. फिर बात आती है इधर स्टमच की. जो स्टमच होता है वो लोकेट होता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, इज ए मस्कुलर सैक लाइक जे शेप्ड ऑर्गन अराउंड 25 to 30 इन लेंथ. इट डिवाइडेड इनटू अपर कार्डिक रीजन एंड लोअर पाइलोरिक रीजन. मतलब जो स्टमच होता है, स्टमच कहाँ पर लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट पोर्शन में हमारे, वो एब्डोमिनल कैविटी होती है जहाँ पे जो भी हम फूड खाते हैं उधर जाके स्टोर होती है, मतलब उधर पे जाके उसका डाइजेशन होता है, और वो मस्कुलर पूरे मसल से बना हुआ रहता है, जे शेप का ऑर्गन रहता है वो, और उसका जो लेंथ होता है वो 25 to 30 सेंटीमीटर का उसका लेंथ होता है. और ये डिवाइड होता है अपर, इसके 3 रीजन होते हैं, अपर कार्डिक रीजन होता है, फिर फंडस आता है, फिर लोअर पाइलोरिक रीजन आता है. फिर लोअर पाइलोरिक रीजन जो है उधर से स्टार्ट हो जाता है डिओडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. जैसे कि हम लोग ने देखा ये कार्डिया कार्डिक, फिर इधर फंडस, फिर पाइलोरस. मतलब पाइलोरस किसका पार्ट है, पूरा स्टमच का पार्ट है, जो कार्डिक फंडस एंड पाइलोरस ये स्टमच का पार्ट है. फिर जो ओसोफेगस से खाना गया फंडस में जाएगा, फिर गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल जंक्शन, मतलब इधर पे वैसा जंक्शन है, इधर पे जैसे कि एपिग्लोटिस प्रेजेंट है वैसे इधर पे भी प्रेजेंट होता है वो स्पिनेक्टर. तो वो स्पिनेक्टर क्या करता है, वो कार्डिक मतलब कार्डिक स्पिनेक्टर बोलते हैं उसको. वो स्पिनेक्टर ओपन होता है, फिर खाना उसके अंदर जाता है, फिर वो मेन बॉडी में मतलब पहुंचता है, फिर इधर पे पाइलोरस के पास जाता है, फिर पाइलोरस के बाद भी एक इधर पे स्पिनेक्टर आता है जो ओपन होता है, तब जाकर डिओडेनम में फूड आता है. तो फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले कार्डिक. तो इट इज द फर्स्ट पार्ट विच इज ओसोफेगस ओपन. ये फर्स्ट पार्ट होता है जहाँ पर ओसोफेगस ओपन होता है. फिर जो कार्डिया होता है सराउंडेड इन बाउंड ऑफ सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ ओसोफेगस एंड स्टमच कॉल्ड कार्डिक स्पिनेक्टर. मतलब कि कार्डिक स्पिनेक्टर जैसे कि मैंने बताया, कार्डिक स्पिनेक्टर इधर पे एक जैसे एपिग्लोटिस था वैसे इधर पे भी एक स्पिनेक्टर प्रेजेंट होता है. जैसे कि हम कोई भी बॉटल खोलते हैं फिर हम पानी पीते हैं, तो उसको खोलने के बाद ही हम पानी पी सकते हैं, वैसे ही को हम जब तक वहाँ का स्पिनेक्टर ओपन नहीं होगा तब तक वो फूड हमारे स्टमच में इंटर नहीं करेगा. तो इधर पे जो स्पिनेक्टर होता है उसको कार्डिक स्पिनेक्टर बोलते हैं. द कार्डिक स्पिनेक्टर प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ रेगुलेशन ऑफ फूड फ्रॉम स्टमच टू ओसोफेगस. एंड बात आती है फंडस की. तो फंडस का क्या काम होता है, उसका फंडस का कोई काम नहीं होता है, बस ऐसे ही वो नॉर्मली है उधर पे, मतलब एरिया ज़्यादा कवर किया है उसने, बट उसका कोई काम नहीं उधर पे. और ये एक डेम शेप का रीजन होता है अबव ऑफ लेफ्ट ऑफ कार्डिया जो होता है उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. फिर बात आती है बॉडी की. ये जहाँ पर सेंटर पोर्शन होता है जहाँ पर फूड स्टोर होता है उसको बोलते हैं बॉडी. एंड पाइलोरस जो होता है वो एक नैरो पोस्चर होता है, मीन्स एक पतला सा पोस्चरियर होता है, रीजन होता है जो स्टमच में पाया जाता है. और ये ओपन कहाँ आता है, डिओडेनम में. डिओडेनम क्या है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है.
initial part of small intestine and this opening is guarded by set of sphincter। जैसे कि हमने बताया कि इधर जैसे स्पिनेक्टर है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के लिए भी तो एक स्पिनेक्टर लगेगा, तो वो ओपन होगा तो डिओडेनम में जाएगा, और डिओडेनम क्या है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो वो स्पिनेक्टर है वो ओपन होगा। और वो ओपन उसको स्पिनेक्टर को वो स्पिनेक्टर मसल्स से बना रहता है, उसको क्या बोलेंगे, ये पाइलोरिक के पास वो स्पिनेक्टर था तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो पाइलोरिक स्पिनेक्टर उसको बोलेंगे। और इट रेगुलेटेड द फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमच टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमच टेम्पररी स्टोर द फूड एंड गिव द फीलिंग ऑफ सेटिस्फाई। मतलब जब हमारा जो फूड हम जो भी खाते हैं, जब तक फूड हमारे स्टमच में प्रेजेंट है तब तक हमारा जो हमें सेटिस्फाई फील होगा कि हमने खाना खाया, हमें भूख नहीं लगेगी। और जब फूड हमारे स्टमच से निकल जाता है तब हमें भूख लगती है, और स्टमच में हमारे 4 to 5 आवर्स तक फूड प्रेजेंट होता है और उसका डाइजेशन होता है। तो जो चर्न एंड द फूड इज हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद द गैस्ट्रिक जूस, और उसका हेल्प उसको डाइजेस्ट करने का फूड तो स्टमच में फूड 4 to 5 आवर तक प्रेजेंट है, पर उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसमें गैस्ट्रिक जूसेस भी रिलीज होती है जिसके थ्रू उसको वो और डाइजेशन करने में हेल्प करता है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन, इट अबाउट 6 मीटर, और ये 6 मीटर लॉन्ग होता है एंड 2.5 सेंटीमीटर बॉड ट्यूब होता है। मतलब चौड़ाई जो उसकी होती है वो बॉड होता है 2.5 सेंटीमीटर का होता है, उसका लॉन्ग होता है 6 मीटर लॉन्ग होता है वो, और कॉइल विथ डोमिनल कैविटी, द कॉइल आर हेल्ड टुगेदर बाय मेस्टेरियसिस supporting the blood vessels, lymph vessels and nerves. It is divided into 3 parts. Small intestine का 6 मीटर लॉन्ग है, 2.5 सेंटीमीटर बॉडी है, और वो कॉइल होता है एकदम, मतलब कि कॉइल होकर हमारे स्टमच में रहता है, हमारे मतलब स्टमच में नहीं, मतलब हमारे एब्डोमिनल कैविटी जो है हमारा उधर पे हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, कॉइल होता है पूरा, और उसके 3 पार्ट होते हैं। और इसमें मतलब कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लेयर्स होते हैं उसके अंदर जो लेयर होते हैं उसमें भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स का क्या काम करते हैं कि वो भी चीज़ों को जो डाइजेस्ट होती रहती है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, और ऑब्जर्व करके उसको सेल टिश्यू तक पहुंचाते हैं, और उसको और भी उसका प्रोसेस होता है, उसको ब्रेकिंग डाउन किया जाता है। फिर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। डिओडेनम जो कि 26 सेंटीमीटर लॉन्ग जू शेप स्ट्रक्चर होता है, और डिओडेनम होता है डन टुवर्ड लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो द स्टमच, स्टमच के नीचे रहता है, और ये लेफ्ट साइड होता है एब्डोमिनल कैविटी के, और 26 मीटर का लॉन्ग होता है, यू शेप का होता है डिओडेनम, जैसा कि इधर पे ये अपना क्या है डिओडेनम है जो कि सी शेप का है, 26 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है ये। फिर जिजनम इसको बोलते हैं, तो जिजनम जो होता है ये 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, ये भी कॉइल होता है, और मिडल पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट इज़ द नैरो देन द डिओडेनम, नैरो मतलब कि ये जो डिओडेनम हमारा इधर पे था उससे भी पतला होता है हमारा ये जिजनम। फिर आता है इलियम, इलियम 3.5 मीटर, मतलब ये थोड़ा मोटा होता है, मतलब लॉन्ग होता है जिजनम से, एंड हाईली कॉइल्ड होता है, और भी ज़्यादा कॉइल्ड रहता है, एंड लिटिल बॉडेड देन जिजनम, थोड़ा सा और चौड़ा रहता है जिजनम से। एंड द इलियम ओपन इनटू सिक्कम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एट इलियो कैपिकल जंक्शंस। एंड लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन जैसे कि हमारा इधर इलियम खत्म होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कितना मीटर लेंथ होगा उसका, 1.5 मीटर। इट वाइडर इन डायमीटर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा रहता है, पर उसका जो जितना बॉर्ड रहता है उस बहुत ज़्यादा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ, इसमें सिक्कम, कुलन एंड रेक्टम, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो सिक्कम होता है ये एक स्मॉल ब्लाइंड शेप प्रेजेंट रहता है हमारे जिजनम और इलियम एंड कुलन। तो सिक्कम का काम क्या रहता है, ये एक ब्लाइंड शेप रहता है, इसका कुछ काम नहीं होता है, इसमें थोड़े माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और इसके साथ हमारा वेस्टिगल ऑर्गन जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स वो जुड़ा रहता है। और इसका ये मोस्ट ऑफ द पहले के टाइम जो एनिमल्स पहले के टाइम जो एनिमल्स होते थे तो डाइजेशन करने के लिए वो फूड तो नहीं खाते थे इतना, वो मतलब फूड तो नहीं खाते थे, वो मतलब पेड़ पौधे सब खाते थे, और उसमें सेलुलोज प्रेजेंट रहता था, उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो वेस्टिगल ऑर्गन उधर पे रहता था। फिर आता है कुलन, कुलन का काम क्या रहता है, वो Cecum open into colon, and colon is a tube or like organ consists of 3 parts: ascending colon, transfer colon and descending colon. The colon is a internal live and mucous cell. Mucous cell इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं जो लुब्रिकेशन का काम करते हैं, और उसको मतलब ये अच्छे से मतलब उसको लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। और जो colon जो होता है कोलोन इज ओपन इनटू सिक्कम ओपन कहाँ होता है, कोलोन में ओपन होता है। तो कोलोन एक ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं: असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। फिर जो कोलोन होता है वो इंटरनली लाइंड बाय म्यूकस सेल्स उसके अंदर होते हैं। फिर आता है रेक्टम, रेक्टम जो वहाँ पर जो भी हम डाइजेस्ट किए फूड होते हैं, जो हमारे फिशेस होते हैं उधर पे स्टोर होते हैं। और इट पोस्टीरियर रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन टेम्पररी स्टोर इन अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल कॉल्ड फिशेस, इट इज इजस्टेड आउट थ्रू एनस। तो फिर जब
हमें ये रेक्टम के अंदर स्टोर रेक्टम इज ए पोस्टीरियर रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड टेम्पररी स्टोर द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल कॉल्ड फिशेस टिल इज इजेस्टेड आउट थ्रू द एनस। मतलब कि जब रेक्टम का काम क्या था, ये जो फिशेस बनते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है और एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। फिर एनस क्या एक टेम्पररी ओपनिंग होता है एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि गार्डेड बाय स्पिनेक्टर और एक्सुअल फिशेस मैटर बाय प्रोसेस कॉल्ड द इजेशन एंड डिफिकेशन बोलते हैं। हिस्टोलॉजिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हिस्टोलॉजिक स्ट्रक्चर क्या है एलिमेंट्री कैनाल की, इसमें 4 लेयर इसमें 4 लेयर आते हैं, म्यूस्का, सब म्यूस्का, मस्कुलरिसी एंड सीरोसा, इसमें 4 लेयर्स होते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एलिमेंट्री कैनाल के हिस्टोलॉजिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और कैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन करते टाइम कैसे कैसे ग्लैंड आते हैं और कैसे क्या क्या केमिकल सीक्रेट करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे।